हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए घटना चक्र जो है साइंस की। आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। आइए देखते हैं, हमारा चैप्टर है विटामिन एवं पोषण। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। मानव सहित सभी जंतु सामान्यतः इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों में से जल, खनिज, लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं और शेष सभी आपके कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसाएं प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं। तो हमें ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है। विटामिन, जल एवं खनिज, लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपका 1:2:1 में के अनुपात में 1 अनुपात होता है आपका कार्बन, 2 अनुपात होता है आपका हाइड्रोजन और 1 अनुपात में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है के यौगिक होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका अनुपात भी याद रखिएगा। 1911-12 ईस्वी में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम विटामिन का किसने प्रयोग किया? तो फंक ने किया 1911 में। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। तो विटामिन को हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो वो जो जल में घुलनशील होती हैं, तो बी और सी जो हैं आपके जल में घुलती हैं, और वसा में घुलनशील तो ADEK, एडेक्स से आप याद कर सकते हैं, ADEK। विटामिन को जो है सहायक आहार भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? तो फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। तो लैक्टोज आपका कैसा है? प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज आपका डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। तो लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। इसकी हल्की मिठास का कारण होता है कौन? लैक्टोज। दूध हल्का मीठा क्यों लगता है? लैक्टोज के कारण लगता है। यह जो है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो किससे मिलकर बना होता है? ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर आपका लैक्टोज बना होता है। देखते हैं यहाँ पे विटामिन है वह उनके स्रोत। तो हम विटामिन देखेंगे और उसका रासायनिक नाम क्या है, प्लस उस रोग से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं ये देखेंगे। आइए देखते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है आपका रेटिनॉल नाम है। इसकी कमी से क्या रोग होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। जीरोप्थैलेमिया होता है, संक्रमण और त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी, जीरोप्थैलेमिया, संक्रमण, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी-बेरी रोग और वृद्धि रुकता है। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी-बेरी रोग होता है, जो इम्पॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, इसको याद रखिएगा। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इससे कौन सा रोग होता है? तो किलोसिस रोग होता है। तो विटामिन B2 से कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग होता है। विटामिन B3 है आपका। B3 को हम क्या कहते हैं? रासायनिक नाम इसका क्या है? नियासिन या निकोटिक अम्ल कहते हैं। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। इससे रोग कौन सा होता है? तो चर्मगाह या पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। इससे रोग कौन सा होता है? तो चर्म रोग, वृद्धि कम और बाल सफ़ेद होते हैं। तो अगर विटामिन B5 की कमी है तो आपका चर्म रोग होगा, वृद्धि कम होगी आपकी और बाल सफ़ेद होते रहेंगे। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो पायरिडॉक्सिन है। क्या है विटामिन 6 का नाम? तो पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से जो है छींटता, चर्म रोग और पेशी ऐंठन होता है। कौन सी रोग होता है? तो रक्त छींटता होता है, मतलब रक्त में कमी आती है, चर्म रोग होता है और पेशी ऐंठन होता है। विटामिन B7 का जो नाम है वो है बायोटीन। विटामिन B7 को क्या कहते हैं? तो बायोटीन कहते हैं।
इससे चर्म रोग और बालों का झड़ना होता है। विटामिन B9 का जो नाम है वो फोलिक अम्ल है। विटामिन B9 को हम क्या कहते हैं? फोलिक अम्ल कहते हैं। इससे क्या होता है? रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि होती है। विटामिन B12 की रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामीन है। क्या है? साइनोकोबालामीन। घातक रक्त क्षीणता होती है, मतलब सबसे अधिक रक्त कमी होती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है, तंत्रिका तंत्र में जो है गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन C का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D का जो है रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन D का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इससे जो है बच्चों में सूखा रोग जो होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। और बड़ों या वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। विटामिन E का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल है। विटामिन E का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इससे क्या हो? जनन क्षमता में कमी आती है, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन K का रासायनिक नाम जो है नेप्थाक्यूनोन है। नेप्थाक्यूनोन प्लस फिलोक्यूनोन भी कहते हैं इसे। तो विटामिन B का दो नाम है, फिलोक्यूनोन और नेप्थाक्यूनोन। और इससे क्या होता है? तो चोट पर रक्त का थक्का न जमना। अगर कहीं चोट लग जाती है, अगर रक्त बहने लगता है, तो उसका थक्का क्यों नहीं जमता है? तो ये आपका विटामिन K के कारण नहीं जमता है। यहाँ से देखते हैं हम। कैसीन एक फास्फोप्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध जो है सफ़ेद रंग का होता है। तो दूध सफ़ेद रंग का किसके कारण होता है? तो कैसीन नामक फास्फोप्रोटीन के कारण होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यह बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो हल्का पीला दूध जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन है, जो बच्चों में काम करता है। ये दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो बच्चों में पाया जाता है। जो दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है। तो कहाँ पाया जाता है? रेनिन पाचक रस में पाया जाता है, जठर पाचक रस में पाया जाता है। किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है। रेनिन का वयस्कों में अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। दूध जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। तो दूध किसके कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर या लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर का निर्माण कार्य इन जीवाणुओं के द्वारा ही किया जाता है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। तो प्रोटीन कैसा है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस भी पाया जाता है। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण, मरम्मत और शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? ऊतकों के निर्माण, टिश्यू के निर्माण में, मरम्मत में और शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाइयाँ या एकलक मोनोमर्स होते हैं। तो अमीनो अम्ल क्या होते हैं? प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में जो है केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन के एकलक होते हैं। इनमें से 11 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है भोजन से प्राप्त हो सकते हैं और शरीर की कोशिकाओं में भी बन सकते हैं। ये अनानिवार्य या नॉन एसेंशियल, मतलब जो जरूरी नहीं होता है, अमीनो अम्ल कहलाते हैं। शेष 9 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव केवल भोजन से ही प्राप्त करता है, इसलिए ये अनिवार्य या एसेंशियल होते हैं, मतलब जरूरी होते हैं, अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ये आपके हैं हिस्टीडीन, आइसोल्यून, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं।
अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा में पाया जाता है। तो कौन सी है केराटिन जो कहाँ पाई जाती है? सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा में। तो अल्फा केराटिन जो है आपके सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा में पाई जाती है। यह केराटिन का एक प्रकार है। टायरोसिन मस्तिष्क में एड्रेनेलिन और नॉन एड्रेनेलिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करती है। टायरोसिन किसका निर्माण करती है? एड्रेनेलिन का और नॉन एड्रेनेलिन का प्लस डोपामाइन का न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करती है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। दूध में कितना जल पाया जाता है? तो 87% जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि पाया जाता है। तो दूध में जल के साथ साथ क्या पाया जाता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम और भी चीज़ें पाई जाती हैं। दूध को पूर्ण आहार कहा गया है। तो दूध को क्या कहा गया? पूर्ण आहार, मतलब कंप्लीट डाइट है। अगर दूध आपने पी लिया तो आपके सभी पोषक तत्व मिल गए, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए समान है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन, जब सामान्य महिला है, क्रियाशील महिला है, काम करती हुई महिला है, के लिए कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है दिन में? ये होती है 45 से 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक महिला के लिए। और वहीं जब गर्भवती महिला होती है और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला है तो उसके लिए जो है इससे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। दूध पिलाने वाली माँ को जो है प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मंड या स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। तो मंड या स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों वानस्पतिक उद्भव हैं। यह ग्लूकोज अणु से निर्मित बहुलक या पॉलीमर्स है। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। तो स्टार्च जो है पादपों के बीजों या फलियों में किसके रूप में उपस्थित होता है? तो एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। लिनोलेइक अम्ल तथा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वसीय अम्ल है, इसेंशियल फैटी एसिड है, मतलब बहुत ज़रूरी आवश्यक अम्ल होती हैं। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी या तीसी पाया जाता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल जो एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। असंतृप्त वसा या अनसैचुरेटेड फैट संतृप्त वसाओं सैचुरेटेड फैट की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है आपका? असंतृप्त वसा, जिसे हम अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध, तो अनसैचुरेटेड में आपका डबल बंध पाया जाता है। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध नहीं पाए जाते हैं। बहुअसंतृप्त वसा अम्ल जो होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनी क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो जो आपका संतृप्त वसा है, संतृप्त वसा में आपका एलडीएल पाया जाता है, मतलब खराब फैटी एसिड पाया जाता है। और जो असंतृप्त वसा है उसमें आपका एचडीएल पाया जाता है, इसमें अच्छा संतृप्त वसा पाया जाता है। तो आगे देखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनी क्रिया बढ़ जाती है। असंतृप्त वसा अम्ल जो है मछली में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व होता है। सूरजमुखी सनफ्लावर एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह एक आवृत बीजी पौधा होता है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। सूरजमुखी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो तेल बनाने के लिए किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल है
क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है, अनसैचुरेटेड अम्लों की अधिकता होती है, इसलिए असंतृप्त वसा को अच्छा कहते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है ये। ज्ञातव्य है कि असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। ट्रांस वसा या ट्रांस फैट का उपभोग जो है शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। और प्रायः पशु उत्पन्न वसा या तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। तो हाइड्रोजनीकृत तेल किसे कहते हैं? जो तेल मान लीजिए एक बार हमने 1 लीटर तेल को यूज कर लिया, 1 लीटर को तेल को हमने 1 लीटर तेल से हमने समोसे छान लिए, ठीक, समोसे छान लिए। अब इसी तेल का प्रयोग हम दोबारा समोसे को छानने के लिए करते हैं, या मान लीजिए किसी भी हलवाई की दुकान पे, तो एक बार तो उस तेल का यूज अच्छा होता है। जब पहली बार जब तेल से हम समोसा छानते हैं तो ये समोसा काफ़ी अच्छा होता है, जबकि यही तेल जब हम दोबारा उसी समोसे को छानते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है। कुल मिला के एक बार अगर हम तेल को यूज कर लें और फिर उसी तेल को हम दोबारा यूज करें तो वो तेल अच्छा नहीं होता है। एक बार पूरी तरीके से वो गर्म हो गया है, फिर उसी को हम दोबारा गर्म करेंगे तो वो तेल खराब होता जाता है, उसे हम हाइड्रोजनीकृत तेल कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा या फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित करता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है या फैट सेल में संचित होता है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये आपके पनीर है। पनीर या चीज मानव शरीर में नए ऊतकों या टिश्यू की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। नए टिश्यू के वृद्धि के लिए जो है पोषक तत्व बनता है। यह दूध से बना एक उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टिकस तथा ल्यूकोनोस्टक सिट्रोवोरम द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। तो सही कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका सी। प्रोबायोटिक वो होते हैं, जैसे हम दही में जो होते हैं बहुत सारे जीवाणु होते हैं, सजीव जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर में जाके मतलब वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं क्षति हुई होती है तो ये अच्छे जीवाणु पाए जाते हैं प्रोबायोटिक में। जैसे दही का डिब्बा अगर आप लेते हैं तो उसमें प्रोबायोटिक दही होती है, तो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। अब प्रीबायोटिक में क्या होता है, जब शरीर जो है खुद जीवाणु, जो अच्छे जीवाणु होते हैं उनको पैदा करती है, तो वो प्रीबायोटिक के अंतर्गत आती है। प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण मेंटेनेंस में सहायक होती है। उल्लेखनीय है कि अंतर्फ्लोरा जो है मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है। अंतर्फ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु अंतर्फ्लोरा के हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध हो जाते हैं। न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं, क्या होते हैं, तो ये आपका है डी, पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। न्यूरास्टिकल शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना है। न्यूरास्टिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? तो इन्होंने विटामिन का आविष्कार किया था 1911-12 में। पोलिश वैज्ञानिक कैसिमीर फंक ने पहली बार विटामिन की अवधारणा का निरूपण किया। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी फंक ने ही किया।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए मैकुलन ने इसकी खोज की, विटामिन बी का खोज जो है मैकुलन करते हैं, विटामिन सी का जो है जेम्स लिंड करते हैं, और विटामिन डी का जो है पाल मूलर नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन करते हैं, विटामिन सी की खोज जेम्स लिंड करते हैं। जेम्स लिंड जो है 1747 ईस्वी में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पाल मूलर जो है विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये डीडीटी के कीटनाशक गुणों की खोज व मलेरिया एवं पीत और जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। विटामिन ए और बी की खोज जो है एल्मर मैकुलर द्वारा की गई है। विटामिन्स क्या होते हैं? तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों कैटालिस्ट की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनको 2 प्रमुख श्रेणियों में बातें जल में घुलनशील, बी और सी आपका जल में घुलनशील है, और ए डी ई के जो है एडेक वसा में घुलनशील है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, प्रोटीन, अंतःस्राव या हार्मोन, विटामिन। तो यह है आपका विटामिन। पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड और हॉपकिंस जो हैं, इन्होंने कहा था विटामिन एक सहायक आहार कारक है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 धातुएं होती हैं। इनमें जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती हैं वो कौन सी हैं? तो ये है हमका पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जीवधारियों में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत्व मात्रा में होती है। इन तत्वों को दीर्घ मात्रा पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। भोजन के एक वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन में। तो ये आपका बी वसा में। आगे देखते हैं। भोजन के वर्ग में वसा फैट में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम वहन के कारण इनका ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचयी जारण में 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारण में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति होते हैं। तो फैटी एसिड के स्रोत क्या होते हैं? जंतु और वनस्पति दोनों होते हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, केवल पोटेशियम के। तो सेब जो होते हैं हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि ये केवल पोटेशियम के सोर्स होते हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो इसमें आपका सी आंसर, ये शरीर में चयापचय उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। यहाँ से देखते हैं हम। प्रतिऑक्सीकारक या प्रतिउपचायक वे यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध हो जाता है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी पदार्थ से ऑक्सीकारक एजेंट में होता है।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखलाओं अभिक्रिया को रोक देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? कैल्सिफेरॉल से अस्थिर उग्रता होती है। नियासिन पेलाग्रा होता है, नियासिन से। कोबालामीन जो है संघातिक रक्त अल्पता होती है। राइबोफ्लेविन से आपका बेरी रोग नहीं होता है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। बेरी रोग आपका विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, बेरी, स्कर्वी, किलोसिस। तो ये आपका किलोसिस रोग होता है, विटामिन B2 इसका नाम है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये बेरी विटामिन B1 का नाम है थायमीन, इसकी कमी से होता है। सफ़ेद अनाज, पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होती है। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ें शामिल हैं तो यह शरीर में थायमीन की कमी का कारण बन सकता है। उल्लेखनीय कि बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विटामिन और प्रचुर मात्रा। तो विटामिन जो है B6 किसका प्रचुर मात्रा है? मतलब धान की चोकर से जो है विटामिन B6 हमें मिलता है। B2 जो है हमें ये कार्ड यकृत तेल से नहीं मिलता है, तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। विटामिन ई से हमें किस में मिलता है? तो गेहूं के अंकुर तेल में। विटामिन के हमें अल्फा से मिलता है। कार्ड यकृत तेल कॉड मछली के यकृत से व्युत्पन्न एक आहार है, आहार पूरक है। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन ए एवं विटामिन डी भी उपस्थित होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। यह भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। अंडे, हरी सब्जियां, फलियां इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है। मिर्च में, मटर में, कुम्हड़े में, मूली में। तो ये है आपका मिर्च में विटामिन C सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, तो ये आपका विटामिन C जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन C विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों जिसे साइट्रस कहते हैं, जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। यह जल में घुलनशील विटामिन है जो कि चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन के निर्माण, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी होने से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन C का प्रमुख स्रोत क्या है आपका? तो यह कच्चे एवं ताजे फल हैं। दूध में मुख्य रूप से विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन D तथा विटामिन K उपस्थित होता है। दालों में मुख्यतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। घी में जो है वसा प्रचुर मात्रा में होती है। और विटामिन C भी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है। विटामिन C का रासायनिक नाम स्कारबिक अम्ल है। इसका सबसे उत्तम स्रोत जो है आंवला है। इसके अलावा खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं का परस्पर बांधे रखने वाले अंतर कोशिकाओं का पदार्थ के मैट्रिक, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखना है। विटामिन B और C जल में घुलनशील होते हैं। घाव भरने के लिए कौन से विटामिन सहायक होते हैं? तो विटामिन C सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन C सबसे अच्छा स्रोत है C का? तो ये है आपका आंवला। निम्नलिखित में से किस में विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये आपका संतरा, आंवला ये सभी है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कारबिक अम्ल है। विटामिन C का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है? तो ये आपका संतरा हो जाएगा। किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है? तो ये आपके लौह के अवशोषण में मदद करता है।
कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर विटामिन कैल्शियम मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इस तरह विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक होता है। निम्नलिखित में से विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो ये आपका विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन सी जल में विलय होता है। यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है विटामिन सी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो ये आपका विटामिन के है। विटामिन के कारण जो है थक्का नहीं बन पाता है खून का। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का ब्लड क्लॉटिंग धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन का रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने के कारण जो होता है मृत्यु का डर रहता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो है आपका विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने वाले किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो के की होती है। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो ये आपका विटामिन के प्रभावी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका विटामिन के है। प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो यह विटामिन B12 और विटामिन के आपका दोनों ही जो है आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 तथा विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जाता है। विटामिन B12 एक यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन B12 जल में विलेय है। तो इसका आंसर है आपका बी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं, बस दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। यकृत कोशिकाओं में विटामिन एडेक तथा B12 का संचय होता है। B12 भी आता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। यह विटामिन जो है यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन का शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34। इसको हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।